जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हम कक्षा 10 के साइंस के फिजिक्स पार्ट को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या होता है। तो जैसा कि परिभाषा में लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। या दूसरी परिभाषा हम देख सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रकाश के निम्नलिखित दो स्रोत होते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य है, तारे हैं आदि, ये सभी आते हैं। दूसरा है कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आते हैं जलता हुआ बल्ब है, मोमबत्ती है इत्यादि। आइए अब हम जानते हैं कि प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं जैसे प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो प्रकाश जो है वो किसी भी माध्यम में चल सकता है। प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रकाश की जो चाल होती है वो प्रत्येक माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश जो है वो निर्वात में 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चलता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की खोज रोमर ने की थी। जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल की जो खोज थी वो रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, अपारदर्शी वस्तुओं का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। तो ऐसी वस्तुओं की प्रकाश जो है वो एक तीक्ष्ण छाया बना देता है। तो प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, माध्यम जितना विरल होगा प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्ध्य। तो प्रकाश की किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब नोट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड में आ जाता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड में पहुंच जाता है। अगर इन्हें हम सेकंड में लिखें तो सेकंड में हम लिख सकते हैं 499 सेकंड। दूसरा नोट है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लेता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो जब चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर जब वापस आता है तो पृथ्वी तक वापस आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय ले लेता है। नोट नंबर 3 है, प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है। प्रकाश का जो नेचर होता है वो डबल नेचर होता है, अर्थात प्रकाश कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन कब होगा? जब परावर्तक सतह चिकनी हो, प्रकाश जिस सतह से टकराएगा वो सतह अगर बिल्कुल प्लेन हो, स्मूथ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। और प्रकाश जब खुरदरी सतह से टकराएगा, जैसे ये सतह मान लीजिए खुरदरी है, तो खुरदरी सतह से जब भी प्रकाश टकराएगा तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। तो पहला नियम,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए इसे हम चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे ये हमारा एक दर्पण है, दर्पण मान लीजिए, कोई भी प्लेन सरफेस मान लीजिए, चिकनी सतह है। अब इस पर ये एक किरण यहाँ से आपतित होती है, तो ये जो किरण है ये चिकनी सतह की तरफ जो आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और ये यहाँ पर पड़ने के बाद जो है परावर्तित हो जाती है। तो जो ये परावर्तित होती है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो जिस पॉइंट पर ये आके टकराई है उसी पॉइंट से जो हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करते हैं एक, उसे हम कहते हैं अभिलंब। तो ये हमारा अभिलंब हो जाता है। तो ये जो अभिलंब होता है, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उस कोण को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और जो अभिलंब होता है, अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम एक नोट पॉइंट देखते हैं। अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में वापस लौट जाती है। जो किरण अभिलंब की दिशा से आएगी, जैसे ये मान लीजिए अभिलंब है ये दर्पण पर, तो इसके सीध में जो किरण आएगी वो किरण परावर्तन के बाद उसी माध्यम में उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो इसके लिए जो इंसिडेंट एंगल होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 हो जाएगा। और इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसलिए जो परावर्तन कोण का मान होगा वो भी 0 हो जाएगा। अब आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तो ज्ञात करें। पहला हमें ज्ञात करना है आपतन कोण कितना होगा, दूसरा हमें ज्ञात करना है परावर्तन कोण कितना होगा, तीसरा हमें ज्ञात करना है विचलन कोण कितना होगा। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारी आपतित किरण हो जाती है, ये दर्पण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपतित किरण जो है वो दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। तो दर्पण के साथ ये हो गया दर्पण, ये हो गई आपतित किरण। तो आपतित किरण ये वाला कोण जो होगा वो 30 अंश का हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो इसमें से 30 अंश को जब हम घटा देंगे तो ये वाला एंगल जो हमारा बचेगा वो 60 अंश का हो जाएगा। और हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये वाला हो गया आपतन कोण, तो ये आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, जो कि ये भी 60 अंश होगा। जब ये वाला एंगल 60 अंश हो गया, ये पूरा 90 अंश का होगा, तो ये वाला भी 30 अंश का हो जाएगा। तो इसमें जो आपतन कोण है, तो आपतन कोण का मान हो जाएगा आपतन कोण का मान हो जाएगा 60 अंश, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसा कि हमने चित्र में भी देखा है। तो इसका मान भी हो जाएगा 60 अंश। अब हमें निकालना है विचलन कोण। तो विचलन कोण हम देखते हैं। तो जैसे ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण को अगर हम और आगे बढ़ा दें, ये आपतित किरण को हमने और आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ से हम विचलन कोण का मान निकाल लेंगे, यानी कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण अपने मार्ग से जितना विचलित हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये विचलित हुई है, क्योंकि आपतित किरण को यहाँ जाना चाहिए लेकिन वो परावर्तित होकर इस रास्ते से निकल गई। तो यहाँ से जितना विचलन हुआ है वही कोण का मान जो होगा वो विचलन कोण हो जाएगा। तो ये हम निकालेंगे। अगर हम इस लाइन को देखें तो ये वाली लाइन एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर जो भी एंगल बनता है ये वाला, ये 180 अंश का होता है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो x की वैल्यू होगी, इन सब एंगल का जो योग होगा वो योग होगा 180 के बराबर। तो इसको हम ऐसे देख लेंगे, x + 30 + 60 + 60 बराबर हो जाएगा ये 180 के। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ये x प्लस इनको ऐड करेंगे तो ये देखो 30 और 60 90, 90 और 60
150 बराबर 180। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 150। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 30 अंश। तो ये x की वैल्यू हो गई 30 अंश, ये आ गया 30 अंश। तो हमारा विचलन कोण का जो मान आएगा वो ये वाला पूरा कोण जो होगा वो विचलन कोण हो जाएगा। तो विचलन कोण की वैल्यू हो जाएगी ये 30 और प्लस 30, तो ये हो गया 60 अंश। तो विचलन कोण का मान भी कितना होगा, 60 अंश हो जाएगा। अब आइए अगला टॉपिक है हमारा, प्रकाश का परावर्तन दो सतहों से होता है। अब इसको हम देखते हैं कौन कौन सी दो सतह होती हैं। तो एक तो होती है समतल सतह, दूसरी होती है गोलीय सतह। तो प्रकाश का परावर्तन जो समतल सतह से होगा वो समतल दर्पण के द्वारा होगा, और गोलीय सतह के अंतर्गत आ जाएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है अवतल दर्पण और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। इनको हम आगे समझेंगे। हम देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब जो होता है हमारा, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा, तो परावर्तन के बाद जो किरणें होती हैं जब वास्तव में मिलती हैं किसी भी पॉइंट पर, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में ऐसा होता है जो परावर्तन के बाद किरणें जाती हैं वो किरणें वास्तव में नहीं मिलती, वो केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखें इसके प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो सदैव उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनता है और इसमें परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आभासी प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो सदैव सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि किरणें वास्तव में मिलती ही नहीं हैं, तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। हम देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण को समझेंगे, जिस दर्पण के एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरी सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाती है। जैसा कि हमने देखा कि ये कोई हमारा दर्पण है और उसके इस वाले भाग पर हमने पॉलिश की हुई है, तो ये पॉलिश वाला जो भाग है और ये ऊपर वाला जो भाग हो गया इसका, ये वाला होगा परावर्तक सतह, क्योंकि इस पर जब भी कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वो परावर्तित हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। आइए अब हम समझते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये हमारा एक समतल दर्पण है और इस दर्पण पर पॉलिश की हुई है। ये यहाँ पर हमारी कोई भी वस्तु रखी हुई है, ए बी, ये वस्तु रखी है। तो इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण ये जब दर्पण पर पड़ेगी तो दर्पण पर पड़ने के बाद ये उसी रास्ते से वापस लौट आएगी, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से जब दर्पण के पोल पर पड़ेगी, इसे हम पोल कहते हैं। तो ये जब दर्पण के पोल पर पड़ेगी तो पोल से पड़ने के बाद ये नॉर्मल हो गया हमारा। तो ये जिस एंगल से इंसिडेंट होगी, इस पर जिस एंगल से पड़ेगी उसी एंगल से ये वापस इसी रास्ते से लौट जाएगी। जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इस वाली किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर दोनों मिल जाती हैं आपस में। जिस बिंदु पर ये किरणें आपस में मिलती हैं वही बिंदु पर इसकी जो है प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे हमने नाम दिया है ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश ए बी वस्तु का प्रतिबिंब हो जाता है। हम देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होंगी इसकी, प्रतिबिंब के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जैसा कि हमने देखा कि जो प्रतिबिंब था हमारा वो दर्पण के पीछे बना था। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। तो समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई जो होगी वो वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी प्रतिबिंब भी हमारा उतनी ही दूरी पर
बनेगा। हम देखते हैं समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जिनसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो पहला है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो समतल दर्पण जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अब आप सोचते होंगे कि ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या को हम आगे समझेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। यदि आपतित किरण को नियत रखकर दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब है कि जो आपतित किरण है उस आपतित किरण को हम नियत रखें, आपतित किरण घूमनी नहीं चाहिए, और आपतित किरण को नियत रखकर जब हम दर्पण को थीटा डिग्री पर घुमा देंगे तो जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा डिग्री पर घूम जाएगी। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर b वेग से गति कर रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। कोई भी व्यक्ति अगर समतल दर्पण की तरफ जितने भी वेग से आएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब हमें उससे दुगने वेग से आता हुआ दिखाई देगा। यदि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, यदि कोई समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। इसका मतलब है यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में तो उस दर्पण की जो लंबाई है वो आधी लंबाई होनी चाहिए। आधी लंबाई के दर्पण में हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिए जाएं तो उनके बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी। जैसे दो प्रतिबिंब हमारे, ये दो दर्पण जब एक दूसरे के सामने समांतर रखे हों बिल्कुल, तो उनमें एक दूसरे में जो इमेज बनेगी तो उसकी जो इमेज होगी वो अनंत इमेज बनेंगी, बहुत सारी इमेजें बनेंगी। अब हम देखते हैं पार्श्व विवर्तन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसे दायां हाथ बायां और बायां हाथ दायां दिखाई देता है। इसी को हम पार्श्व विवर्तन कहते हैं। तो इसमें एक नोट है, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों का पार्श्व विवर्तन नहीं होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 जो अक्षर होते हैं उनमें से कुछ अक्षरों का पार्श्व विवर्तन हो जाता है, कुछ अक्षरों का नहीं होता है। तो जिन अक्षरों का नहीं होता है वो इस प्रकार हैं: AMOHITUVWXY। तो ये जितने भी अक्षर हैं इनका पार्श्व विवर्तन नहीं होता है। यही एक कारण है पार्श्व विवर्तन का, जिसके कारण एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टे अक्षरों में लिखा जाता है, ताकि जो कोई भी दर्पण में देखे तो उसे दर्पण में वो सीधा लिखा हुआ दिखाई दे। ये क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। इसका बाकी बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।